यस सर। वोल्टेज की समझ आ यस रही है, सर। ठीक है। अच्छा आप लोगों का ना अब ये जो चैप्टर होने लगा है खत्म, और ये क्विज होगा आपका कल, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी कर लें, काफी लेंथी चैप्टर है। फ्राइडे को कर लें क्विज। आप लोग भी तो नहीं कर देना, पढ़ नहीं रहे साथ साथ। हमें इस दफा बाकायदा इंस्ट्रक्शन है डीन की तरफ से, मैंने शेयर किया हुआ है स्केड्यूल, जिसके अंदर है कि कोई इसको ना बताएं जी सर सर बैठ आपने के। किया होगा। तो हमें वो तो सर ठीक है, लेकिन चैप्टर सर ये कंप्लीट होगा या आगे से रिज्यूम होगा? जैसे पिछला था 9 पॉइंट आई थिंक 8 था, ये कंप्लीट हो, 19.8 तक तो पिछला क्विज था। नहीं नहीं, ये वाला चैप्टर जहां तक ये वाला चैप्टर कंप्लीट है। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी क्विज होता है ना तो उसमें पिछला तमाम इंक्लूडेड होगा। अगर मैं क्विज अभी लूंगा तो 18 19, अगर 20 चैप्टर का क्विज लूंगा तो 19 18 20 सारे चैप्टर्स में से कहीं से कुछ भी आ सकता है। ओके, ठीक है। तो इसमें सर वो जी एमसीक्यू टाइप होगा या थ्योरी टाइप, ये बता दें। एमसीक्यूज टाइप होगा, और इस दफ़ा कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। जो उस आधे घंटे में से 10 मिनट लेट आएगा उसके 10 मिनट टोटल कट जाएंगे, जो 15 मिनट लेट आएगा उसके 15 मिनट कट जाएंगे, ठीक है और जी। ये एमसीक्यूज वाला सर बड़ा हिसाब गलत है। ये जो आप देते हैं ना सर, वो लिखने वाली एमसीक्यू सर, वो थोड़े फिर मुश्किल हो जाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा तरीका लिखने का, वो आपने जस्ट ये करना है। वो वैसे भी मुझे चेक करना पड़ता है, वो मेरे लिए हिसाब गलत होता है, आपके लिए तो साहब कुछ भी नहीं है। मैंने चेक करके सर अभी मैंने सारे, पिछली बार वो कॉपी पेस्ट के डर से मैंने सर कॉपी पेस्ट नहीं किए सर। मुझे ये था कि कॉपी पेस्ट ना हो, मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वर्डिंग में लिखे हैं, वो सारे गलत हो गए मेरे। कैसे गलत हुए हैं अभी चेक किया आपने दोबारा रिजल्ट? यस सर। कब मतलब चेक कि किया? सर मैंने तो अपनी तरफ नहीं से दो कब दो चेक तीन किया, मैं तीन कह रहा हूँ रिजल्ट एक कब दो चेक लाइन किया के है? लिखे हैं सर। वो अल्लाह के बंदे कब चेक किया रिजल्ट? अभी ये अभी कल ही किया है। कल चेक किया, अभी क्या कल ही नंबर है किया है आपके? सर। सर मेरे तो 6 मार्क्स हैं, 5 एमसीक्यूज में थे पहले, तो एक ही मार्क्स मेरा बढ़ा है सर। आपका एक ही मार्क्स बढ़ा, आपका एक मार्क्स बढ़ा है यानी। मैंने जितने भी बच्चों ने सही आंसर लिखे हैं मैंने खुद चेक करके उनके नंबर्स मैंने बढ़ाए हैं, और नंबर्स बढ़ा के मैंने यानी उसमें सेल्फ मार्किंग की है, जिसमें ओवरराइट करके मैंने उनके नंबर बढ़ा सर दिए हैं। सर यही मैं बताने लगा था कि सबने कॉपी पेस्ट तो कर लिया था, मैंने वो सब किया ही नहीं कॉपी पेस्ट बुक से। बेटा कॉपी पेस्ट की तो मुझे बात यही ही था नहीं कि है। कॉपी पेस्ट से। नहीं 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 नहीं, कॉपी पेस्ट की बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये देखा है कि जैसे फर्ज करें अब एक चीज़ का आंसर है, आप बात करते हैं कि मैं फर्ज करें आप एक चीज़ का, तो मैंने पूछा था आपसे एक क्वेश्चन के, एक मिनट मुझे देख लेने दें जो हमने, मैं जिसको ओवर राइट किया, मैं एक मिनट चेक करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ स्विच गियर, इज दिस फॉर्म यूजफुल फॉर वोल्टेज अबव 5 kV, प्रोवाइड रीजन, ये मैंने लिखा था। अब द टम्बलर स्विच इसका आंसर था। जिसने टम्बलर स्विच लिखा है ना, ये ठीक है। अब टम्बलर स्विच यस पे सर। मैंने उसको यानी जो एक नंबर दिया है आमतौर पे। जिसने लिखा है टम्बलर स्विच विद ऑर्डिनरी फ्यूज, उसको मैंने 2 मार्क्स दिए हैं। जिसने रीजनिंग भी लिखी है उसको मैंने 3 मार्क्स दिए हैं। अब इसके अलावा कॉपी पेस्ट का मतलब तो ये नहीं है कि टम्बलर स्विच में आप अपने नाम के साथ आप लिख दो जी एबीसी स्विच। एबीसी स्विच मुझे क्या पता एबीसी स्विच क्या है, या आप कुछ इस तरह का आंसर लिख दो जो आंसर ही नहीं है उसका। तो इसका मतलब ये ना, आंसर तो मुझे चाहिए ना, टम्बलर स्विच तो मौजूद होना चाहिए। तो वो अगर नहीं है, आपका फैसल नहीं है ना आपका यस सर बिल्कुल। फैसल आपका तो वैसे ही आपने यस सर। वो ही नहीं किया, सबमिट ही नहीं किया क्विज, आपके तो 0 मार्क्स हैं। फैसल का तो मेरे पास अनसबमिटेड आ रहा है क्विज। सर वही मेरा बड़ा मतलब कि ये क्विज गंदा हुआ है सर, मेरे से सही दे ही नहीं हुआ ये आप वाला क्विज। आप तो कह रहे थे ना क्वेश्चन आपका नंबर, मेरे पास आपके 0 नंबर शो हो रहे हैं, आपके 0 नंबर शो हो रहे हैं, नहीं आपका सर, तो नंबर मेरे पास अटेम्प्ट तो ही नहीं 6 हुआ। मार्क्स शो हो रहे हैं। अच्छा ये मेरे पास 0 मार्क्स है। तब वो री अटेम्प्ट किया होगा ना। हमजा का भी अटेम्प्ट मेरा भी किए सबमिशन टेलीफोन का पे। आया था कि गुलाम मुर्तजा 159 का पे जो हुआ है, था मेरा। बजाज का, शकील सर का। मेरे 6 मार्क्स शो हो रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ फिर वो क्या है उसको, यानी सेव किए हुए हैं आपने आंसर्स ना, आपने सबमिट नहीं हुआ आपका टाइम पे, आपने आंसर सेव किया हुआ है। 1 क्वेश्चन आंसर 2 भी आपने सेव किया हुआ है, आपने नॉट आंसर्ड येट। 3 का आपने आंसर ही नहीं दिया हुआ। 4 यानी जो मैं ये बात कर रहा था मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ स्विच गियर, उसका आपने आंसर ही नहीं दिया। क्वेश्चन 4 जिसमें व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ अ रिले सर्किट,
करंट ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑल ऑफ दीज, ये आपने मार्क ही नहीं किया, नॉट आंसर्ड. What type of switchgear has the ability to sense and remove fault? Not answered. Current is सर ये मैंने sectionalized सारे bus bar. दिए, सर ये मैंने सारे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आए नहीं हैं आए हुए हैं आपके पास? सर. मैंने तो सर ये सारे दिए हैं, ये टम्बलर स्विच वाला सारा मैंने लिखा हुआ है. चेक हालांकि करें, मतलब कि आप मैंने मुझे ना खुद डिटेल एक भेजिएगा. दो बार लिखा है. सिर्फ आपके मेरे पास जो चलें शो हो रही ठीक है ना, है. आपके दो उसमें अटेम्प्ट जो आपकी मेरे पास शो हो रही है ना अटेम्प्ट डिजाइन, ज़ाहिरी बात है ये ठीक हम है. तो इसी सिस्टम पे दिलाई करते हैं ना जी, हमें तो आइडिया नहीं. यस सर. अगर आपके पास शो हो सर रहा है, आपके दरअसल पास ना सैंपल. आपने दोबारा री-अटेम्प्ट का अच्छा मैं ऑप्शन नाम दिया बता था, देता हूँ आप तो सबका. सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा. जी मैं आपका नाम बता देता हूँ. सेकंड अटेम्प्ट में भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों ने दोबारा सेकंड री अटेम्प्ट किया है, लेकिन री अटेम्प्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो हुआ है जो बच्चों ने जिन्होंने किया है वो उनका एक्सेप्ट हुआ है. मेरे नंबर शो हो रहे हैं, मैंने भी देखे हैं. आपने री अटेम्प्ट किया था दानियाल? मैंने सर हाँ जी. सर रीअटेम्प्ट नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था. मेरे 18 नंबर हैं. सर मेरा भी नहीं हो रहा शो. 90% ऊपर शो हो रहा है. हो रहा. हाँ ये सर बात सही मैंने कह रहे हो, मैंने सही ना कह रहे हो आप. अलीम एक मिनट वेट करें, ये बात सही कह रहे हैं कि री अटेम्प्ट की वजह से मुझे डबल वो शो हो रहा है. एक अटेम्प्ट फर्स्ट का शो हो रहा है और एक अटेम्प्ट सेकंड का शो हो रहा है. मैं आपको चेक कर लेता हूँ. फैसल अलीम 6 मार्क्स शो हो रहे हैं. यस मैं आपको अब बताता हूँ आपने क्या क्या गलती की है. कोई भी पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो. फैसल अलीम, फैसल अलीम, फैसल अलीम. आपकी रोल नंबर क्या फैसल? फैसल अलीम. 6655. सर मेरा 6655 बोल. ठीक है. आपने जो लिखा है क्विज 2 में, सेव द सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑफ इज रिक्वायर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन. तो करेक्ट आंसर इसका नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन दोनों में हम एबनॉर्मल कंडीशंस में हम क्यों करते हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए, और नॉर्मल कंडीशन में, और एबनॉर्मल कंडीशन में हम क्यों करते हैं ताकि हार्मफुल इफेक्ट का मतलब यही है ना कि हमारी मेंटेनेंस भी तो हमने देखनी है, और एबनॉर्मल कंडीशन में फॉल्ट की वजह से. तो ये आपका गलत है. सेकंड थर्ड में आपने लिखा हुआ है द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ स्विच गियर इज एलवी और इंडोर एंड येट यस इट इज यूजफुल फॉर 5 kV to 66 kV. अब ये बताएं, इसमें टम्बलर स्विच की भी आपने बात नहीं की, आपने फ्यूज की भी बात नहीं की. सर मैं ये कह रहा था कि मेरे क्विज के क्वेश्चन तो मतलब कि जो भी नंबरिंग हुई है ना मेरे हिसाब से सही हुई है, लेकिन इस बार समझ नहीं आई थी. हाँ सर समझ वो नहीं आई. लिखने आप कहते हैं ना वाले कॉपी समझ पेस्ट नहीं का आते हैं. प्रॉब्लम हमें है. यही था कि एमसीक्यूज आएंगे. हाँ आप समझ रहे थे ना कि हाँ कॉपी जी. पेस्ट की बात कर रहे थे, तो कॉपी पेस्ट में मैंने आपको बता रहा था कि मैंने, अब देखे ना ये ये क्वेश्चन का आंसर ही आपने लिखा स्विच गियर इज एलवी. अब एलवी स्विच गियर कौन सा होता है या इंडोर स्विच गियर कौन सा होता है वो मुझे अब उसका नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया. या आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा किया तो मुझे बता दें कि उसमें ये लिखना चाहते थे. एंड यस इट इज़ यूजफुल. वो यूजफुल नहीं होता, ये सबको पता है कि वो 3.3 kV तक यूजफुल होता है. मैंने जान के 5 kV लिखा था. तो 3.3 kV तक हम टम्बलर स्विच सर यूज कर सकते हैं, उससे ऊपर यूज ही नहीं कर सकते. तो आपने ठीक है लिखा सर. यस इट इज सर मैं यूजफुल. बस यही कह रहा था कि वो कॉपी पेस्टिंग वाला तो ना मसला होगा. नहीं 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 नहीं, कॉपी पेस्टिंग तो है ही. मैंने यही तो कहा इस दफा जो रट्टा मारेगा कॉपी पेस्ट करेगा मारा जाएगा. ये एक दो ने किया है कॉपी पेस्ट वाले ना, पूरा पूरा वहां से उठा के कॉपी पेस्ट किया है, और इसमें मैं नाम यस सर, वो पूरे पैराग्राफ किया मैंने. इस दफा उसको उनको दे दिया, मैंने चांस दे दिया है. लेकिन इसमें जो चांस मैंने खुद दिया है, यानी चांस दे दिया कि चलो यार कोई बात नहीं, इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, इसमें सबसे जो मेन नाम है, अब मैं नहीं अच्छा लगता, मैंने उसकी वजह से नंबर भी काटा है इनका. हालांकि बिल्कुल पूरा कॉपी पेस्ट करने का मकसद तो यही है कि, तो मैंने नंबर काटा है और मुझे पता भी है बच्चे, अभी मैंने उसी का खोला हुआ है, तो मेरे सामने ही है वो नाम, मुझे वैसे ही याद है जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया. ये अगली दफा बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है कॉपी पेस्ट. मुझे सिंपल आंसर रिक्वायर्ड है, मुझे इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं रिक्वायर्ड. मैंने तो वो आपकी आसानी के लिए पूरा आंसर कॉपी पेस्ट किया हुआ है. बात समझ आइए, वो मैंने आपकी आसानी के लिए कॉपी पेस्ट है. यस सर, आंसर मुझे वो उसमें था, आंसर वो रिक्वायर्ड नहीं है. पैराग्राफ रीड कर. अब मुझे वो आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे वो आंसर नहीं चाहिए. यानी मैंने वो आपके लिए देखा है कि ये रेफरेंस है भाई, इस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन उठा के मैंने दिया था, आप चेक कर लो, उसकी रीजनिंग पढ़ लो. यस सर. ताकि आपके जी जहन में रहे. उस ओके. पैराग्राफ को समराइज करना था हाँ अपनी सिर्फ मीटिंग आपने में. ये लिखना है, इस तरह का क्वेश्चन है, आपने लिखना है टम्बलर स्विच विद फ्यूज, इट इज नॉट सुटेबल एट 5 kV. बस रीजन प्रोवाइड करते हैं. रीजन क्या प्रोवाइड करनी है? ओके सर. हाँ सुटेबल नहीं होता क्योंकि ये उतना एफिशिएंट नहीं है, रिलायबल नहीं है.
तो इसके लिए आपको जो ऑटोमेटिक स्विचिंग, ये सेंसिंग, ये वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, जो हमने पढ़ी हुई हैं चीज़ें उनसे रेलिवेंट, डिस्क्रिमिनेशन, वो रिलायबिलिटी, इस तरह के इश्यूज वो जितने भी हैं वो आप मेंशन कर सकते थे उसमें, लेकिन करना खुद है। जी मूसा प्लीज। सर वो रिजल्ट मेरा शो नहीं हो रहा, मतलब रिजल्ट शो हो रहा है, वो आंसर्स नहीं शो हो रहे थे कि मैं करेक्शन कर लूं अपनी। अच्छा मूसा, आपके 10 मार्क्स हैं, रिजल्ट्स वो चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं तो किसी और से ले लीजिएगा। मैं आपको जो भी चीज़ होगी आपकी क्यूरी होगी मैं उसको एड्रेस कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसको एड्रेस कर लूँगा, ठीक है जी। तो इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह इसको देख लें। रजिस्टर जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम कर रहा है, पीक्स को कम कर रहा है रीस्ट्राइकिंग की, सर्जेस को, चॉपिंग को, कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग को, ये वो सारे प्रॉब्लम्स थे जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो अगर हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर के कंटेक्ट्स के क्रॉस, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं हैवी, तो उसकी वजह से नॉर्मल रूटीन में तो उसमें से करंट फ्लो ही नहीं ना कर सकेगा क्योंकि पास इजी पाथ उसके पास अवेलेबल है। लेकिन जब कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो आर्क के पास या आर्क करंट जो होगा, आर्किंग करंट, उसके पास एक रेजिस्टेंस वाला पाथ अवेलेबल जहां वो अपने आप को करंट जहां पे ज़ाया हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है। और डेफिनेटली हवा की निस्बत तो वो फिर भी एक आप समझ लें कि इजी पाथ है रिलेटिवली ट्रैवलिंग इन एयर, ठीक है। और ट्रांजिएंट्स को, तो ये आपके पास यानी 3 चीज़ें हैं जो आपकी मदद करता है। अब सर्किट ब्रेकर रेटिंग्स हमारे पास क्या होती हैं? सर्किट ब्रेकर रेटिंग्स का मतलब है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए सर्किट ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने चूँकि फॉल्ट करंट्स को कैलकुलेट किया, अब हमने सर्किट ब्रेकर को जब लगाना है तो उसकी रेटिंग्स होंगी कि हमने अब उसकी रेटिंग में 3 चीज़ें मेन होती हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कि वो यानी सर्किट ब्रेकर मतलब कि करंट को ख़त्म यानी फॉल्ट करंट को रिमूव करवा दे। अब वो फॉल्ट करंट को रिमूव करवाने से पहले वो फॉल्ट करंट उसके क्रॉस अपीयर तो होगा ना। जैसे मैं बहुत इसकी एक इजी एग्जांपल देता होता हूँ कि आप देखें कि हम आम जो घर वाला स्विच है वो उसमें ये एबिलिटी नहीं है। आम जो घर वाला स्विच है वो 11 केवी के क्रॉस हम नहीं यूज़ कर सकते एज अ स्विच, नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर हम एक दफ़ा स्विच करेंगे तो वो उसने जल जाना, जल के वो ख़राब हो जाएगा। ये तो आपने अपने घर में भी फिनोमिना देखा होगा कि जो हैवी लोड है अगर हम किसी स्विच के क्रॉस लगा दें तो वो हैवी लोड ही उसको जला देता है, उस स्विच को जला देता है और पिघल जाता है वो स्विच। तो इसलिए हमने सबसे पहले उसकी मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी देखते हैं, ठीक है, कि कैपेसिटर कितनी, जो सर्किट ब्रेकर है वो कहाँ तक हैंडल कर सकता है करंट को। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। इसको हम देख लेते हैं। आपकी फॉल्ट कंडीशन में ये 3 ड्यूटीज होती हैं। एक फॉल्टी सर्किट को ब्रेकिंग द फॉल्ट करंट, आपने एक तो उस लाइन को ओपन करना है ना, और लाइन को ओपन करने का मतलब जो हेल्दी सेक्शन है उसको फॉल्टी सेक्शन से आपने अलग करना है। आफ्ताब आपका माइक ऑन है। हमने हेल्दी सेक्शन को फॉल्टी सेक्शन से अलग करना है। सेकंड, हमने ना सिर्फ अलग करना है बल्कि जो आर्क होगी, आर्क करंट, उसको भी खत्म करना है, ठीक है। तो ये एक चीज आ गई। सेकंड, ये फॉल्ट जब यानी जब भी फॉल्ट आएगा उस कैपेबल ऑफ बीइंग क्लोज ऑन टू अ फॉल्ट का मतलब है कि जब फॉल्ट रिमूव हो जाएगा, जब फॉल्ट, इसका वैसे इसने पता नहीं है क्या अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन जब फॉल्ट रिमूव होगा तो इसमें 2 ही चीज़ें होती है रिलायबिलिटी में, तो कि ये दोबारा भी उसमें उसी तरीके से परफॉर्म करे जैसे ये बिफोर फॉल्ट ऑपरेट कर रहा था। यानी ये एक किस्म की होती है कि इसकी कहीं रेटिंग्स डाउन ना हो। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्लोज्ड ऑन टू अ फॉल्ट। आई डोंट नो इसका मतलब क्या, लेकिन मेन मकसद इसका ये है कि फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट करंट को हैंडल करने की एबिलिटी को, पिघल ना जाए इसके कंटेक्ट्स, और जब फॉल्ट रिमूव हो तो ये रीस्टोर कर ले अपनी पोजीशन को। जस्ट ये चीज़ अपने जहन में आप रख लें। अब आई डोंट नो ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ कोई मिसिंग है या कोई गलती है। कैपेबल ऑफ क्लोज ऑन टू अ फॉल्ट, डोंट नो ये क्या कह रहा है। और फिर कैपेबल ऑफ कैरिंग फॉल्ट करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अनदर सर्किट व्हाइल अनदर सर्किट ब्रेकर इज क्लियरिंग द फॉल्ट। वो कह रहा है कि अगर आपके पास, फर्ज करें हमारे पास सेकेंडरी प्रोटेक्शन होती है, प्राइमरी प्रोटेक्शन होती है। बाज़ औक़ात हमारी प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं करती तो मजबूरी होती है हमारी सेकेंडरी प्रोटेक्शन को ऑपरेट करना पड़ता है। जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन होती है उसमें टाइम डिलेज हम देते हैं। प्राइमरी प्रोटेक्शन के अंदर हम, हमारी कोशिश होती है कि हमेशा प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट करे।
तो अगर लेकिन फिर भी किसी वजह से वो ऑपरेट नहीं करती तो फिर हमने कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो है वो हमने जो एक ऑप्शन रखी होती है कि जो आपके पास यानी जो कह लें कि बैकअप प्रोटेक्शन है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन है वो करें। तो जब तक बैकअप प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं करती तो प्राइमरी प्रोटेक्शन एक्ट कर रही होती है, तो उस दौरान उस फॉल्ट करंट को कैरी करने की एबिलिटी भी रखे। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि हैवी करंट की वजह से जो हमारे स्विचेस, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा था कि स्विचेस हमारे हैवी लोड करंट्स के अगेंस्ट वो जल जाते हैं, वो इसी वजह से जलते हैं कि कंटिन्यूसली उनके क्रॉस जब हैवी करंट गुजरता है तो वो पिघल जाते हैं, वो उसको नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली कैरिंग द फॉल्ट फॉर शॉर्ट टाइम, तो वो कॉन्टेक्ट ब्रेक ना हो, उसके करंट कैरिंग पार्ट्स मुतासर ना हो। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है? सर्किट ब्रेकर आरएमएस करंट जो सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सके किसी भी रिकवरी वोल्टेज पे और स्पेसिफाइड कंडीशन पे। स्पेसिफाइड कंडीशन में वही है कि रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है। रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब इन अदर सेंस ये है कि रेट ऑफ डी आयोनाइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, उस डाइलेक्ट्रिक की डी आयोनाइजेशन का प्रोसेस कितना तेज है। वही यानी जितना अच्छा डी आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा उतनी रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कम होगी। ठीक है, पावर फैक्टर क्या है उसके अंडर, इन कंडीशंस के अंडर रिकवरी वोल्टेज वो वोल्टेज जो आर्क के खत्म होते ही शेप। अब ये देखें, इसलिए मैं आपसे जान जान के क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार इन टर्म्स के बारे में, ताकि आपको पता हो कि रिकवरी वोल्टेज है क्या। अब यहाँ पे में आपको पता नहीं है रिकवरी वोल्टेज क्या है, तो आपको आइडिया नहीं हो सकता कि इसमें क्या वो कहना चाह रहा है इस डेफिनेशन में। तो रिकवरी वोल्टेज वो जो आफ्टर आर्क के बाद जो शेप अज्यूम करे, शेप को जिसको उसने आर्क के ख़त्म होने के बाद उसने जिस शेप को अडॉप्ट करना है, दैट इज बेसिकली रिकवरी वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू हम करंट की हमेशा करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से आपने कहीं ना कहीं जो पीएसए में या आपने पढ़े भी होंगे कि हम किस तरह सिमेट्रिकल करंट्स के अगेंस्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है एसी कंपोनेंट की एक्स, तो हम ब्रेकिंग करंट को सिमेट्रिकल अगर होगा वो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के अगेंस्ट आएगा तो इट विल बी एक्स ओवर अंडर टू। अगर एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स है मतलब लाइन टू ग्राउंड है, डबल लाइन टू ग्राउंड है, लाइन टू लाइन फॉल्ट्स हैं, एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं, तो उन फॉल्ट्स में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी दैट विल बी एक्स ओवर अंडर टू का स्क्वायर प्लस। अब वाई क्या है? हमारा डीसी कंपोनेंट। एसिमेट्रिकल है, क्योंकि एसिमेट्री में डीसी कंपोनेंट भी ऐड हो गया। सिमेट्रिकल में तो डीसी कंपोनेंट होता ही नहीं है, क्योंकि तीनों फेजेस इकट्ठे आ जाएं तो सिमेट्री होती है 120 के एंगल पे, वो तीनों फॉल्ट्स हैं। तो एसिमेट्रिकल में आपके डीसी कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है, तो ऐड दिस वे कि आपका सिमेट्रिकल प्लस ये एसिमेट्रिकल का जो डीसी कंपोनेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, वो जो हमारा एक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, वही फार्मूला आप समझ लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप सी की कैलकुलेशन करनी है तो आपने स्क्वायर को काट के यहाँ पे अंडर रूट ले लें। ए आपका एसिमेट्रिकल का है एक्स ओवर अंडर रूट 2 और बी आपका जो डीसी फैक्टर है दैट इज वाई, तो आप वो सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये आप पीएसए में भी कहीं ना कहीं एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। तो एमवीए में हम ब्रेकिंग कैपेसिटी किस तरह लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 टाइम्स वी इंटू आई इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, क्योंकि हमारे पास जो करंट वोल्टेज आरएमएस वैल्यूज में है वी हैव टू टेक अंडर रूट 3 टाइम्स, ताकि हम ब्रेकिंग कैपेसिटी उसकी 3 फेज सर्किट की वी कैन कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अंडर रूट 3। ओके, तो अंडर रूट 3 इंटू वी इंटू आई इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब इसमें साइन क्यों नहीं है? साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, कोई बता सकता है मुझे साइन ऑफ थीटा या कॉज ऑफ एंगल क्यों नहीं मौजूद इसके अंदर? जो बताएगा एक क्विज का उसको इनाम मिलेगा, 1 क्विज। ब्रेकिंग कैपेसिटी के अंदर सर एक बार क्वेश्चन क्या है? साइन और साइन थीटा ये हम लिखते हैं ना हमेशा जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं, वी आई कॉज ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन। हाँ, हम फेज एंगल कैलकुलेट नहीं करते हमेशा जब भी वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, फेज एंगल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने कोई फेज एंगल की बात ही नहीं की, फेज एंगल साइन ऑफ द एंगल या कॉज ऑफ द एंगल, तो बात ही कोई नहीं है। सर ये डीसी जो है वो कंपोनेंट है, एसी में साइन आता है या कॉज आता है? इसी कंपोनेंट है। सर ये आइडियल केस होगा। नहीं, कोई आइडियल केस नहीं है जी। सर ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल की वजह से।
आप क्या कह सर रहे जी हैं? ट्रांसमिशन लाइन में ना हम पावर फैक्टर ना नहीं करते, कैलकुलेट ही नहीं करते ट्रांसमिशन लाइन में जब पावर निकालते। अच्छा, सर वो हम करंट इक्वल है दोनों इसीलिए। नहीं, गुड। वैसे एक बात है कि पार्टिसिपेट तो करो ना कम से कम, बहुत अच्छा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो, यही बहुत होता है कि आप कम से कम बोलो सही, अटेंटिव रहोगे, कम से कम सुनोगे तो सही ना। जो कम से कम बोलेगा वो सुनेगा भी, ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना। गलत भी बोलोगे ना तो मुझे ये पता होता है ये बच्चे ने गलत आंसर दिया, लेकिन इसका मतलब है ये सुनेगा भी कि मैंने जो आंसर दिया है उसमें। देखो एक बच्चा पैसिव होके बैठा है, मुझे पता ही नहीं है वो मौजूद है कि नहीं क्लास में, वो कोई आंसर नहीं देता। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस पर असर हो रहा है कि नहीं, उसने अपने जहन में कुछ बनाया था, कोई खाका बनाया था। आपने कम से कम सोच के कुछ बोले तो हो ना। आपने एक स्केच बनाया, यार इसकी वजह ये हो सकती है, अच्छा इसकी वजह ये भी हो सकती है, आपने कुछ बोल दिया जो आपको बेस्ट लगा, आपने वो बोल दिया, ठीक है। ये तो कभी माइंड मैं करता ही नहीं हूँ ना, कोई जितना मर्जी डेविएट करे रियल आंसर से, ये तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, तो आपकी अपनी परसेप्शन है। लेकिन मेन चीज क्या है उसके बिहाइंड के, जिसने आंसर दिया है और कोई सुने ना सुने वो लाजमी सुनेगा। तो इसलिए कम से कम आप पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। इस लेवल पे आके आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तो करने से रहे। मैं पूछूंगी इसमें वी आई साइन ऑफ थीटा नहीं है जी, तो यानी साइन ऑफ द एंगल या कॉज ऑफ द एंगल क्यों नहीं है? सर इसमें करंट और जो वोल्टेज है उसमें फेज डिफरेंस 0, इसलिए हमने शाबाश, उसको फेज डिफरेंस जीरो होगा cos तो फाई को हम मान लिया। देखो, अगर हम फेज डिफरेंस जीरो होगा तो हम ये कर सकते हैं ना साइन ऑफ 0 1, इसका मतलब है कॉज ऑफ थीटा होना चाहिए था। तो हम कॉज ऑफ थीटा होता तो हम लिखते फेज एंगल 0 तो 0 इज इक्वल टू 1 है ना। ये साइन ऑफ एंगल होता तो हम कहते साइन ऑफ 0 0 है, तो फिर तो ये 0 ही हो जाता सारे का सारा। अगर 0 हो तो हमें लिखना तो फिर भी चाहिए यस ना, सर। कॉज ऑफ द एंगल होना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि कॉज ऑफ जी एंगल सर। हमेशा जब आता है जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर तब इंक्लूड होता है जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, लोड की बात करते हैं। यहाँ हमारे घर में जब भी लोड चल रहा है उसके साथ एसोसिएटेड है पावर फैक्टर। जब तक आप यूज नहीं करेंगे पावर फैक्टर नहीं आएगा, एंगल की डिफरेंस नहीं आएगा ना। एंगल वोल्टेज और करंट इन फेज रहेंगे, तो वोल्टेज और करंट इन फेज रहेंगे तो आपके पास कोई यानी डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ कैलकुलेट करने की। यानी आप कॉज ऑफ थीटा जब यूज करना मैंने शुरू किया, मैंने पावर फैक्टर तो तब देखना है जब हमारे पता कि इंडस्ट्री में पावर फैक्टर पुअर होता है, इंडक्टिव लोड ज्यादा है, जिसको कंपनसेट करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड करते हैं। यही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। तो यस हम सर। फिर क्या होता है जी कि पावर फैक्टर हमारा लो है। अब पावर फैक्टर लो होने की वजह से हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कॉज ऑफ द थीटा ले लो, जितना इन फेज होंगे मतलब जितना जीरो होगा तो उतना अच्छा होगा, स्टेबल होगा सिस्टम, उतना कम इंडक्टिव लोड यूज होता है। जितना पावर फैक्टर पुअर होगा, जितना जीरो से अवे होगा, मतलब जीरो का मतलब है कॉज ऑफ थीटा जितना 1 के पास होगा, कॉज ऑफ थीटा जितना 1 के पास होगा उतना अच्छा होगा पावर फैक्टर, और जितना 1 से कम होगा मतलब 0.7 0.6 0.5, तो ये पावर फैक्टर पुअर हो रहा है जितना जितना कम हो रहा है। साइन ऑफ द एंगल हम तब लेते हैं जब रिएक्टिव पावर को कंसीडर करें सिर्फ, तो रिएक्टिव पावर को जब कंसीडर करते हैं तब हम साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू लेते हैं। तो वो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा, कोई रिएक्टिव पावर लोड पे है ही नहीं, तो ये जस्ट वोल्टेज और करंट है, इसलिए हम एमवीए में लेते हैं। ट्रांसफार्मर भी इसलिए एमवीएस में होते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के साथ ये एसोसिएटेड नहीं होती चीज, तो ये भी इसलिए एमवीएस में लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब ये याद भी रखना है। जी सर आ गया समझ। जी सर। जी सर। ब्रेकिंग ओके कैपेसिटी इन सर। एमवीए सर ये रिपीट कीजिएगा, क्या बात क्या है? वीडियो सुन लेना। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड रेटेड सर्विस वोल्टेज। जो सर्विस वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वजह मैंने आपको बता दी। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है स्मॉल वोल्टेज, इसके अंदर वो सारा कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो वो कहता है एमवीए में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है सिंपली शॉर्ट सर्किट करंट की और रेटेड सर्विस वोल्टेज। अच्छा, जो आई है ना ये इसमें शॉर्ट सर्किट करंट है बेसिक, क्योंकि कैपेसिटी हम ब्रेकिंग कैपेसिटी दे रहे हैं ना। जब ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये किस करंट पे ब्रेक कर सकता है, तो हमने मैक्सिमम कैपेसिटी देनी होती है, तो मैक्सिमम जिस करंट को हैंडल कर सकता है वो आई होगा, तो इसलिए वो शॉर्ट सर्किट करंट जो मैक्सिमम है। ये अलग बात है कि शॉर्ट सर्किट करंट जो मैंने आपको वजह बताई है एमवीए की, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि ब्रेकिंग कैपेसिटी की वजह से हमारा जो आई होगा वो फॉल्ट करंट का, ये शॉर्ट सर्किट करंट की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी ब्रेकिंग कितनी कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ठीक है जी। यस सर। मेकिंग कैपेसिटी, हमारे पास मेकिंग कैपेसिटी का मतलब जब ब्रेक करना है तो सर्किट मेक भी तो करना है ना।
तो मेक करना के मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो आपकी ट्रांसमिशन से लेके आपकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड तक जो वो फैली हुई है, मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इफेक्ट मौजूद है। तो उस जब जैसे ही सर्किट दोबारा ऑन होगा तो वो एनर्जाइज होना भी इतना कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो अपने पूरी पावर के साथ मौजूद हैं। तो उन फोर्सेस को, उस ताकत को, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज है ना, मैग्नेटिक फील्ड में वो वोल्टेज इक्विवेलेंट टू फोर्स है। अगर मशीन्स में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जो करंट है मैग्नेटिक सर्किट्स में, वो करंट फ्लो ऑफ फ्लक्स होता है। तो इसी तरह जो ताकत है ना, फोर्स, वो वोल्टेज है। सिंपल सी बात है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में वोल्टेज है वो ताकत है। 220 वोल्ट मतलब 220 इज द फोर्स, अगर हम मैग्नेटिक उसमें सर्किट्स की बात करें। तो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सर्किट में वो वोल्टेज को हम फोर्स कहते हैं, ताकत। तो उस ताकत को बर्दाश्त करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल आफ्टर द क्लोजर इज नोन एज मेकिंग कैपेसिटी। तो इसको हम मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट मेक इट सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2.55, ये उसका एक जो कैपेसिटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों √2 की वैल्यू उसने मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है। आरएमएस से पीक वैल्यू कन्वर्जन के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। और 1.8 को हम डबलिंग फैक्टर, दैट इज बेसिकली सिमेट्रिकल फैक्टर्स में, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मेक डबलिंग इफेक्ट इनटू द सिस्टम। या आप वो फॉल्ट्स कैलकुलेशन में हमने चूंकि इसमें नहीं किए, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ calculations of asymmetry and symmetry. So basically just you need to know is 2.55 is the constant multiplied by symmetrical breaking capacity. Okay, that is basically the making capacity. तो symmetrical breaking capacity आप देख सकते हैं, ये symmetrical breaking capacity थे 100/2, इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, that is basically your making capacity. Okay, शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होगी, यानी आपको ये फार्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये खुद से कोई क्वेश्चन बना के दे दूं तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें। कि इन चीज़ों का अगर आपको पता होगा एट द टाइम किसी को समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में है, ना सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि आपको पता नहीं होगा कि मैंने इसको किस तरह हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। तो और फिर आपके लिए वो यानी अननोन या अनसीन होगा, तो वो अनसीन नहीं होगा, असल में वो यही प्रॉब्लम है कि आपने उसको उस तरह देखा नहीं। शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या है जी, शॉर्ट टाइम रेटिंग है कि फॉल्ट करंट जब वो क्लोज करता है, यानी हम एक ओपन है एक क्लोज है। तो एक ओपन है, ओपन का मतलब होता है कि सर्किट ब्रेकर आपका यानी जैसे स्विच ऑफ करते हैं उसे ओपन कहते हैं, जब क्लोज करते हैं उसे मेकिंग कहते हैं। या तो उस क्लोज सर्किट में यानी ओपन ना हो, वो सर्किट इंटैक्ट रहे, उस टाइम में जो सर्किट ब्रेकर की एबिलिटी है, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि फॉल्ट करंट को वो हैंडल कर सके, कंटेक्ट डैमेज ना हो या करंट कैरिंग पार्ट्स डैमेज ना हो, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ना कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ये सर्किट इंटरप्शन जरूरी नहीं होती, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना जरूरी नहीं होता। वो ट्रांजिएंट्स इतने छोटे से होते हैं, तो हमने उसको इस तरह सेट किया होता है कि वो इतनी जल्दी ऑपरेट ना करवाए। आपका सर्किट ब्रेकर है या रिले है, उसमें हमने साइड डिलेज बढ़ाए होते हैं। जब डिले बढ़ाया हुआ है तो इसका मतलब वो जल्दी ऑपरेशनल नहीं होगा। अब इस चीज को देखते हुए कि वो जल्दी ऑपरेशनल ना हो, इसका मतलब है जब ऑपरेशनल नहीं होगा तो वो सारा करंट उसको खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली शॉर्ट टर्म रेटिंग, ठीक है। अब इसकी एबिलिटी होती है विथस्टैंड करने की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हम बात करते हैं फोर्स के, वो जो इफेक्ट होता है, एक ताकत जो उस पे होती है, जो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए कहीं से। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पंक्चर इफेक्ट्स नहीं हम बात कर रहे थे, जो आपके पोर्सलिन के, जो हम कल बात कर रहे थे बुशिंग्स के, पंक्चर इफेक्ट वो यही फोर्सेस की वजह से होता है ना, कि आपका ब्रेक हो जाना, किसी चीज का टूट जाना, एक इसको इफेक्ट को। और सेकंड जो आर्क होती है या उसकी वजह से हैवी करंट जब फ्लो करता है तो एक टेम्परेचर बहुत शदीद तेज, चूंकि उसमें से फ्लो करेगा करंट तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो इन दो चीजों को अगर विथस्टैंड कर सकता है तो इसका मतलब है वो सर्किट ब्रेकर जो है उसकी शॉर्ट टाइम जो रेटिंग एबिलिटी वो अच्छी है। तो सर्किट ब्रेकर ऑयल का 3 सेकंड्स, तो यू कैन सी हियर इट इज रेशियो मोर देन 40, स्पेसिफाइड इज 1। ओके, 40 का मतलब है नॉर्मल रेटेड करंट से अगर 40 से इंक्रीज नहीं होता, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट
अगर उसकी नॉर्मल रेटिंग, नॉर्मल करंट फर्ज करें 10 है, तो फैक्टर ऑफ 40 का मतलब है कि 400 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 40 गुना बढ़ नहीं जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 40 के साथ वो बढ़ नहीं जाएगा, तो तब तक वो 3 सेकंड्स तक उसको, अगर 40 से बढ़ जाएगा फिर वो 3 सेकंड्स नहीं है, फिर इसका मतलब है 3 सेकंड तक वो नहीं हो सकता, मे बी ये 1 सेकंड रह जाए या 1.5 सेकंड रह जाए अगर 40 फैक्टर से बढ़ जाए। तो अगर 40 फैक्टर से कम है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, तो आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो 3 सेकंड तक उसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो वो देखो लिमिटेड टू 1 सेकंड जिसकी हम बात करते हैं, 1.5 सेकंड, तो इट इज लिमिटेड टू 1 सेकंड। नॉर्मल करंट रेटिंग वो नॉर्मल है जिसमें वो कैपेबल ऑफ कैरिंग कंटिन्यूस करंट, सिंपल सी बात है। और कोई इसमें जो स्पेसिफाइड कंडीशंस होती है, नॉमिनल वोल्टेज होती है, करंट होता है नॉमिनल वैल्यू, उसको कैरी करने की एबिलिटी, मतलब 50 एम्पेयर के लिए डिजाइन है तो वो इतना अच्छा हो भी कि 50 एम्पेयर को हैंडल कर सके और कंटिन्यूसली हैंडल कर सके, तो ये उसका नॉर्मल करंट। 19.1 का ताल्लुक है जी 1500 एम्पियर, ये 1000 MVA, 33 kV, 3 सेकंड 3 फेज ऑयल। अच्छा ये हमने देख लिया है, ये बहुत सिंपल सी है, इनको एक नज़र आप देख लें, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो इन चारों में से, ठीक है, आपका ये होगा जो असाइनमेंट, बल्कि असाइनमेंट ही इसको समझ लें, छोटी सी मिनी असाइनमेंट समझ लें कि आपने 1 और 2 जो है प्रॉब्लम्स वो आपने सॉल्व करने हैं, और ये 1 और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर मुझसे डिस्कशन कर लेनी है कि जिस चीज़ की आपको इन चारों में समझ ना आए, हम इसको एक नज़र देख भी लेंगे, लेकिन ये इसको आपने, ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट समझ लें कि इनको आप समझें, इनको सॉल्व करें, और सिंपल आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ की नहीं समझ आएगी वो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर, सर ये सबमिट भी करवानी है? नहीं नहीं नहीं, ये जो दो क्वेश्चन करने, सबमिट नहीं करवानी है, आपकी एक किस्म की उसके ठीक है। उससे रेलेवेंट है, एक आपकी कमिटमेंट से, ठीक है। ओके 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 सर। सर। चलें, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। सर जो क्विज है वो फ्राइडे को होगा? फ्राइडे को होगा जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।